हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे, चैप्टर 4 लेकर आए हैं आज, बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का। 3 चैप्टर ऑलरेडी डल चुके हैं। किसी ने अब तक ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। टर्म 1 के लिए सारे ही चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी डल चुका है, तो आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर लेना। सारे एमसीक्यू सारे चैप्टर्स के टर्म 1 के लिए डले हुए हैं, वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब पार्ट 2 चल रहा है जिसमें हम असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मैचअप्स वगैरह ऐड ऑन करके आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन पार्ट 1 भी जरूर प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि पार्ट 1 में भी बहुत अच्छे एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप अपने कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर रखना। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो एग्जाम में कैसे भी एमसीक्यू आ जाए आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आज हम एमसीक्यू करते हैं चैप्टर नंबर 4 के। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 आता होगा, सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके पेपर में इसी तरीके के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। मैं ये नहीं श्योरिटी देती कि जो मैंने एमसीक्यू दिए हैं वही आपके पेपर में सेम आ जाएंगे, लेकिन हाँ, इसी तरीके के एमसीक्यू आपके पेपर में आएंगे। तो आइए स्टार्ट करें आज का अपना सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को एंड तक देखना और मेरे साथ मार्क्स जरूर शेयर करना कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे। इस छोटे से टेस्ट में आप अपना खुद का टेस्ट ले सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। रमन वर्क्स इन अ फूड डिलीवरी फर्म. His manager has asked him to obtain signatures of the customers after delivering food at their home. केस बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन। रमन एक फूड डिलीवरी फर्म में काम करता है। उसके मैनेजर ने उसे बोला है कि जब भी आप घर पे डिलीवर करने जाएं फूड, डिलीवर करने के बाद उनसे उनके सिग्नेचर जरूर ले लें, कस्टमर के सिग्नेचर जरूर ले लें फूड डिलीवर करने के बाद। तो बताइए, आपको यहाँ पे बताना है आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ सर्विस बीइंग इंडिकेटेड इन द अबव केस। आपको फीचर बताना है सर्विस का कौन सा फीचर यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, ये आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। रमन फूड डिलीवरी फर्म में काम करता है। उसके मैनेजर ने उसको बोला कि फूड डिलीवर करने के बाद, जब आप घर पे फूड डिलीवर कराते हैं, उसके बाद कस्टमर्स के सिग्नेचर ज़रूर ले लें। तो बताइए ये सर्विस का कौन सा फीचर है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है आपको कि इस केस में कौन सा फीचर सर्विस का इंडिकेट हो रहा है। देखते हैं। तो ये है हमारा इंसेपरेबिलिटी, या फिर इंटेंजिबिलिटी, या फिर इन्वॉल्वमेंट, या फिर इनकंसिस्टेंसी। बताइए कौन सा फीचर है सर्विस का जो इस केस स्टडी में हमारा इंडिकेट हो रहा है। कौन सा फीचर है। इन्वॉल्वमेंट। क्या होता है इन्वॉल्वमेंट में। कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है सर्विस डिलीवरी करते टाइम। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कस्टमर इज नेसेसरी फॉर डिलीवरी ऑफ द सर्विस। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यही तो कह रहा है रमन का मैनेजर, कस्टमर के सिग्नेचर लेकर आना जब आप डिलीवर कर देंगे फूड को। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सिग्नेचर लेकर आना, यानी कि कस्टमर को इन्वॉल्व किया जा रहा है। इन्वॉल्वमेंट सर्विस के टाइम बहुत जरूरी है। तो हमारा फर्स्ट का क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ पे कस्टमर को क्या किया जा रहा है, इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो इन्वॉल्वमेंट आंसर हो गया, फर्स्ट का हो गया सी। अब सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ई बैंकिंग। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ई बैंकिंग के बारे में। स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। इनकरेक्ट पूछा हुआ है, अच्छे से देख लेना, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको ई बैंकिंग के बारे में। स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। ए है सर्विसेज कैन बी अवेल्ड एट एनी आवर। हम ई बैंकिंग के थ्रू कभी भी सर्विस अवेल कर सकते हैं। यस, सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है ई बैंकिंग के बारे में। बी है हमारा हैज़ इंक्रीज द लोड ऑन द ब्रांचेस। क्या ई बैंकिंग की वजह से ब्रांचेस पे लोड इंक्रीज हो गया है। या फिर सी कस्टमर्स कैन मेक द परमिटेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनी प्लेस। कस्टमर कहीं से भी परमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डी, हेल्प टू परफॉर्म वर्चुअल बैंकिंग फंक्शन। ई बैंकिंग क्या हेल्प करता है, वर्चुअल बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट ई बैंकिंग के बारे में इनकरेक्ट है। हम ई बैंकिंग के थ्रू कभी भी सर्विस अवेल कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। और हम परमिटेड ट्रांजैक्शन कहीं से भी कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और ई बैंकिंग क्या हेल्प करता है, वर्चुअल बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्या है कि हैज़ इंक्रीज द लोड ऑन द ब्रांचेस।
ई बैंकिंग के थ्रू क्या ब्रांचेस पे लोड बढ़ गया, इंक्रीज हो गया? जी नहीं, ई बैंकिंग ने तो क्या कर दिया, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ बढ़ा दिया, जिससे कि फिजिकल बैंक ब्रांचेस पे क्या हो गया, लोड रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? लोड रिड्यूस हो गया ब्रांचेस पे। तो ये क्या है, ये हमारी ई बैंकिंग के बारे में ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। तो सेकंड का हो गया बी। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर अ पीरियड ऑफ डैश आफ्टर विच इट इज टू बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। बताइए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कितने टाइम पीरियड के लिए होती है, उसके बाद उसे रिन्यू कराना पड़ता है टाइम टू टाइम। बताइए कितने सालों के लिए होती है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, 5 ईयर्स के लिए, या फिर 2 ईयर्स के लिए, या फिर 1 ईयर के लिए, या फिर 3 ईयर्स के लिए होती है? कितने सालों के लिए होती है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी? आप लोगों ने अगर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पढ़ा होगा तो कितने सालों के लिए होती है, 1 ईयर के लिए। तो थर्ड का हो गया सी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। असर्शन रीजन में आपको पहले की भी बहुत वीडियोस में अटेम्प्ट करना सिखा चुकी हूँ, कैसे अटेम्प्ट करते हैं हम। हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी होती है, असर्शन एंड रीजन। दोनों स्टेटमेंट को आप रीड करेंगे, देखेंगे दोनों ट्रू है या एक फॉल्स है या एक ट्रू है। अगर असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है तो आपका सी एंड डी में से ऑप्शन जाता है, या फिर आपका असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स है, या फिर रीजन ट्रू और असर्शन फॉल्स है तो आपका ए और बी में से ऑप्शन जाता है। तो देखते हैं हमारा इस क्वेश्चन में क्या है। असर्शन क्या कह रहा है हमारा, एन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ। इंश्योरेंस क्या है, गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ट्रस्ट पे बनता है। क्या है ये, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, फेथ यानी कि ट्रस्ट पे चलता है इंश्योरेंस। तो असर्शन क्या है हमारा, ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू है। इंश्योरेंस क्या है, गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमारा असर्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। रीजन क्या कह रहा है, अटमोस्ट गुड फेथ इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अटमोस्ट गुड फेथ क्या है, एक प्रिंसिपल है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का। हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं इंश्योरेंस के, जिसमें हमने अटमोस्ट गुड फेथ के बारे में भी पढ़ा है कि दोनों ही पार्टीज को, इंश्योरर और इंश्योर्ड, दोनों ही पार्टी को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए एक दूसरे को लेकर के, कि जो भी इंश्योर्ड बोलेगा वो ठीक होगा और जो इंश्योरर बोलेगा वो भी ठीक होगा। तो अटमोस्ट गुड फेथ क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो आपका रीजन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हो गए। अब हम देखेंगे कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या नहीं है। तो असर्शन क्या है हमारा, इंश्योरेंस क्या है, गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि अटमोस्ट गुड फेथ क्या है, एक प्रिंसिपल है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का। तो हमें इस क्यों का आंसर मिल रहा है कि इंश्योरेंस गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है। हमने अटमोस्ट गुड फेथ के बारे में भी पढ़ा है कि दोनों ही पार्टीज को एक दूसरे पे फेथ होना चाहिए, एक दूसरे के लिए फेथ डिस्प्ले करना पड़ेगा, तभी हमारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। तो रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो आप कह सकते हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो फोर्थ का आंसर हो गया आपका सी। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इशिता हैज स्टार्टेड एन एनजीओ टू हेल्प पुअर किड्स इन एजुकेशन। इशिता ने एक एनजीओ स्टार्ट करा पुअर किड्स को हेल्प करने के लिए एजुकेशन में। She has hired 2 more people to help her with the initiative. उसने 2 लोग और हायर करे जो कि उसे हेल्प कर रहे थे। ठीक है, कंसिडरिंग द अबव केस आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ सर्विसेज इशिता इन्वॉल्व इन इट। इस केस के अकॉर्डिंग आपको बताना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सर्विसेज में इशिता इन्वॉल्व है। टाइप ऑफ सर्विसेज आपने आइडेंटिफाई करना है, कौन सी टाइप ऑफ सर्विसेज में इशिता इन्वॉल्व है इस केस में। बताइए ये बिजनेस सर्विसेज हैं, या फिर ये सोशल सर्विसेज हैं, या फिर ये पर्सनल सर्विसेज हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए इशिता कौन सी सर्विसेज में इन्वॉल्व है। देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एनजीओ की बात की जा रही है, यानी कि कोई सोशल गोल को अचीव करने की बात की जा रही है। एनजीओ क्या होती है, आपकी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, तो क्या है ये सोशल सर्विसेज, क्या है आपका ये, इसका आंसर क्या है, सोशल सर्विसेज है। सोशल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देती हैं, कोई गोल को अचीव करने के लिए, सोशल गोल को अचीव करने के लिए एनजीओ स्टार्ट की जा रही है, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए। तो ये क्या हो गई आपकी एक तरीके की सोशल सर्विस हो गई, सोशल गोल को अचीव किया जा रहा है यहाँ पे। तो फिफ्थ का क्या हो गया आपका बी।
अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दिव्या हैज डिपॉजिटेड 1 लाख इन HDFC बैंक आफ्टर ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट। दिव्या ने 1 लाख रुपीज HDFC बैंक में डिपॉजिट करे सेविंग अकाउंट खोलने के बाद। अपना सेविंग अकाउंट खोलने के बाद दिव्या ने 1 लाख रुपीज HDFC बैंक में डिपॉजिट करे। आफ्टर 1 ईयर ऑफ ओपनिंग द अकाउंट दिव्या रिक्वायर्ड अ पर्सनल लोन ऑफ 2 लाख। अकाउंट के खुलने के 1 साल के बाद दिव्या को पर्सनल लोन की जरूरत पड़ी 2 लाख रुपए के। शी स्पोक टू द बैंक मैनेजर एंड ही एग्रीड टू गिव द लोन टू हर। उसने बैंक मैनेजर से बात करी और वो एग्री हो गया दिव्या को लोन देने के लिए। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई विच फंक्शन ऑफ बैंक इज बीइंग डिस्कस्ड हेयर। आपको आइडेंटिफाई करना है कि बैंक का कौन सा फंक्शन यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। बताइए कौन सा फंक्शन डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे, ग्रांटिंग लोन या फिर इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट्स या फिर प्रोवाइडिंग कस्टोडियस सर्विसेज। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है दिव्या को, पर्सनल लोन दिया जा रहा है। पर्सनल लोन के लिए एग्री हो गया है वो। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पे, कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, ग्रांटिंग लोन्स। तो 6 का हो गया हमारा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन सेट्स ऑफ स्टेटमेंट इन कॉलम 1 एंड 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। आपको कॉलम 1 और 2 दे रखा है, आपको करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट चूज करना है। देखते हैं क्या है इसमें। देखिए फर्स्ट पेयर आपको क्या दे रखा है, इंटेंजिबिलिटी। इसके आगे कॉलम 2 में दे रखा है कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज। क्या इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है कि वो फ्यूचर यूज के लिए स्टोर नहीं कर सकते, नहीं, ये पेयर तो हमारा करेक्ट नहीं है। इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है वन कैन ओनली एक्सपीरियंस, तो इंटेंजिबिलिटी का तो ये पेयर ठीक नहीं है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है हमारा, इनकंसिस्टेंसी। कॉलम 2 में दे रखा है परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली एज पर कस्टमर्स चॉइस। अलग अलग कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है, उसके अकॉर्डिंगली हमें कस्टमर चॉइस के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना होता है। क्या इनकंसिस्टेंसी यही होती है? हाँ, हमने सर्विस के फीचर्स में यही पढ़ा था। इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली एज पर कस्टमर्स चॉइस। तो ये पेयर हमारा करेक्ट हो सकता है। आगे भी देखते हैं लेकिन हम, तो थर्ड क्या है हमारा, इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का कॉलम 2 में दे रखा है वन कैन ओनली एक्सपीरियंस। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है वन कैन ओनली एक्सपीरियंस, नहीं, ये तो इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इज रिक्वायर्ड। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है जहाँ पे कस्टमर खुद इन्वॉल्व हो। तो ये पेयर भी हमारा करेक्ट नहीं है, थर्ड वाला भी। फोर्थ क्या है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इज रिक्वायर्ड, नहीं, इन्वेंट्री का मतलब होता है कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। सर्विस फ्यूचर यूज के लिए स्टोर नहीं करी जाती, ये इन्वेंट्री का मतलब होता है। तो ये वाला पेयर भी हमारा करेक्ट नहीं है। तो हमारा कौन सा पेयर करेक्ट हो गया है, इनकंसिस्टेंसी हो गया है, जिसमें दे रखा है परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली एज पर कस्टमर्स चॉइस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सेकंड का सेकेंड, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो आपने मैचअप देखते ही आपने आइडेंटिफाई कर लिए होंगे कि ये क्या है, फीचर्स ऑफ सर्विस है। आपको फीचर्स ऑफ सर्विस याद करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। कई बारी पूरे मैचअप दे रखे होते हैं, कई बारी सिर्फ और सिर्फ करेक्ट पेयर बताना होता है। तो ये क्वेश्चन था हमारा करेक्ट पेयर का। तो 7th का हो गया बी। अब 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द पर्सन हुज रिस्क इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड। वो पर्सन जिसका रिस्क इंश्योर्ड किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, यानी कि जिसको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है उसको क्या बोलते हैं। एंड द फर्म विच इंश्योर्स द रिस्क ऑफ लॉस, और वो फर्म जो कि रिस्क ऑफ लॉस को इंश्योर करती है उसको क्या बोलते हैं। 2 फिल इन द ब्लैंक आपको इस क्वेश्चन में दे रखे हैं, दोनों आपको फिल करने हैं। बताइए क्या क्या है आंसर। ऑप्शंस देखते हैं। ए है हमारा फर्स्ट वाले में इंश्योरर एंड सेकेंड वाले में इंश्योर्ड, या फिर बी है इंश्योरर एंड सेकेंड वाले में इंश्योरेंस अंडरराइटर, या फिर सी है इंश्योर्ड एंड सेकेंड वाले में इंश्योरर, या फिर डी है इंश्योरेंस अंडरराइटर और सेकेंड वाले में इंश्योर्ड। तो बताइए क्या आएंगे इन दोनों ब्लैंक्स में। जो इंश्योरेंस का बेनिफिट लेता है उसे क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड बोलते हैं। और जो फर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट देती है, कंपनसेशन देती है, जो रिस्क ऑफ लॉस को इंश्योर करती है जो फर्म, उसे क्या बोलते हैं, इंश्योरर बोलते हैं। तो 8 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया।
अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है। असर्शन क्या कह रहा है हमारा, अ सर्विस इज अ साइमल्टेनियस एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सर्विस साइमल्टेनियस एक्टिविटी है प्रोडक्शन और कंजम्पशन की, यानी कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन सर्विस में साथ साथ चलती हैं। हाँ जी बिल्कुल चलती है। हमने एक फीचर पढ़ा है सर्विस का, इनसेपरेबिलिटी, जिसका मतलब यही होता है कि सर्विस क्या है, साइमल्टेनियस एक्टिविटी है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन साइमल्टेनियस होते हैं इसमें। ठीक है, ये असर्शन तो आप कह सकते हैं क्या है, ट्रू है। और रीजन क्या कह रहा है देखते हैं। रीजन है हमारा, इंटेंजिबिलिटी इज वन ऑफ द फीचर ऑफ सर्विस। इंटेंजिबिलिटी एक फीचर है सर्विस का। हमने इंटेंजिबिलिटी भी पढ़ा है फीचर ऑफ सर्विसेज में, कि सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, उसे हम टच नहीं कर सकते, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ फेल्ट और एक्सपीरियंस होती हैं, तो वो क्या होती है, इंटेंजिबल होती है। तो रीजन भी क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। अब देख ले कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब देखेंगे क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं है। देखिए, असर्शन कह रहा है कि सर्विस साइमल्टेनियस एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन साथ साथ होती है। ठीक है, लेकिन जो रीजन में बता रखा है वो इंटेंजिबिलिटी के बारे में बता रखा है, जबकि जो असर्शन दे रखा है वो इनसेपरेबिलिटी के बारे में दे रखा है। तो आप कह सकते हैं कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे असर्शन की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, डी वाला हो गया। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अगर यहाँ इंटेंजिबिलिटी की जगह इनसेपरेबिलिटी होता तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती असर्शन की, लेकिन इंटेंजिबिलिटी है तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे असर्शन की। तो 9th का हो गया डी। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन फिर से असर्शन रीजन क्वेश्चन है आपके लिए। क्या कह रहा है असर्शन, असर्शन है हमारा, अ पर्सन कैन एक्सेस हिज बैंक अकाउंट 24 आवर्स 365 डेज इफ ही हैज एन इंटरनेट कनेक्शन। एक पर्सन अपना बैंक अकाउंट 24 आवर्स 365 डेज एक्सेस कर सकता है अगर उसके पास इंटरनेट कनेक्शन है। तो यस, ई बैंकिंग के थ्रू वो कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई, असर्शन ट्रू है। आपने ई बैंकिंग पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जो कि 24 आवर्स 365 डेज क्या होती है, एक्सेस हो सकती है क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। तो असर्शन क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। और रीजन क्या कह रहा है हमारा, इंटरनेट बैंकिंग अलाउज कस्टमर टू परफॉर्म एनी ट्रांजैक्शन एनी टाइम। इंटरनेट बैंकिंग अलाउ करती है कस्टमर को कि वो कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है किसी भी टाइम। रीजन भी क्या है हमारा, ट्रू है। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बैंक से रिलेटेड। तो रीजन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब देखते हैं रीजन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या नहीं है। असर्शन कह रहा है पर्सन 24 घंटे 365 दिन बैंक के अकाउंट को एक्सेस कर सकता है अगर उसके पास इंटरनेट कनेक्शन है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन कस्टमर को अलाउ करता है कि वो कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर ले किसी भी टाइम। तो आप देख रहे हैं ना आपके क्यों का आंसर मिल रहा है, असर्शन के क्यों का आंसर रीजन में मिल रहा है। तो क्या कह सकते हैं, असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो 10th का आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। 10th का हो गया सी। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, when service providers provide services like tourism, recreational services or restaurants, then they are known to provide which of the following। अगर सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज दे रहे हैं जैसे कि टूरिज्म, रिक्रिएशनल सर्विसेज या रेस्टोरेंट की, तो बताइए वो कौन सी सर्विस में जाएगा। बिजनेस सर्विस होती है वो, या फिर सोशल सर्विस है, या फिर पर्सनल सर्विस है, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, जो सर्विसेज डिफरेंट कस्टमर डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सनल सर्विस बोलते हैं। रेस्टोरेंट से रिलेटेड सर्विस या टूरिज्म से रिलेटेड सर्विस या फिर रिक्रिएशनल सर्विसेज से रिलेटेड सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज कैसी हैं, जो अलग अलग कस्टमर अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो सारी सर्विस हमारी कहाँ जाती हैं, पर्सनल सर्विस में जाती हैं। तो 11th का क्या हो गया हमारा, सी हो गया। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रन्स ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी। कौन सा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी पे चलता है, फायर इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस या फिर बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी क्या होता है, ये एक प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का, जिसमें क्या होता है, जितना हमारा लॉस हुआ होता है उतना इंश्योरर क्या करता है, पे कर देता है इंश्योर्ड पार्टी को।
सिर्फ और सिर्फ उतना ही पे करता है जितना लॉस हुआ होता है, उनका लॉस रिकवर हो जाए और वो वापसी से सेम पोजीशन पे आ जाए, उतना पे कर दिया जाता है इंश्योर्ड पर्सन को लॉस को रिकवर करने के लिए। वो हमारा इंडेमनिटी होता है। तो बताइए वो कौन से इंश्योरेंस में होता है? फायर इंश्योरेंस में होता है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस में होता है, या फिर बोथ ऑफ द अबव में होता है, या फिर नन ऑफ द अबव में होता है? देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो लॉस को रिकवर करने के लिए पे किया जाता है, जो कि फायर इंश्योरेंस में हम पे कर सकते हैं लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में नहीं कर सकते। डेथ से जो लॉस हुआ है उसको मनी की टर्म में मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं होता है। वो किस में एप्लीकेबल होता है? सिर्फ फायर इंश्योरेंस में, और एक मराइन इंश्योरेंस में भी एप्लीकेबल होता है। तो 12th का हो गया हमारा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है, मैचअप्स करने हैं इसमें पूरे। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। आइए देखते हैं क्या है। आपको कॉलम 2 में क्या दिख रहा है? सबरोगेशन, प्रॉक्सिमेट कॉज, मिटिगेशन, यानी कि ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस दे रखा है और यहाँ पे मीनिंग दे रखा है, आपको मैच करना है उसमें। आइए देखते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट? क्या है हमारा? प्रोवाइड कंपनसेशन ओनली फॉर सच लॉसेज एज आर कॉज्ड बाय द पेरिल्स विच आर स्टेटेड इन द पॉलिसी। देखिए, इसके लिए आपको क्या है, तीनों के मतलब पता होने चाहिए, सारे प्रिंसिपल पता होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए प्रिंसिपल बहुत अच्छे से कर लेना, और प्रिंसिपल के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपने पहले वाली वीडियो में भी डाल रखे हैं, तो पहली वाली वीडियो भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना और कंसेप्ट बहुत अच्छे रखना आपने। हमारे फर्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कंपनसेशन सिर्फ और सिर्फ उस लॉस पे दिया जाएगा जो कॉज हमारे पॉलिसी में स्टेटेड होगा। अगर मान लो पॉलिसी में लिखा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फायर के अगेंस्ट ही इंश्योरेंस मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ फायर के अगेंस्ट ही इंश्योरेंस मिलेगा। फायर के अगेंस्ट अगर कोई लॉस होता है सिर्फ और सिर्फ उसी का ही कंपनसेशन मिलेगा आपको। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का? ये कौन सा प्रिंसिपल है? प्रॉक्सिमेट कॉज, जिसका मतलब होता है कि कंपनसेशन सिर्फ और सिर्फ उस लॉस का लिखा होता है जिसका जो कॉज हमारे पॉलिसी में स्टेटेड होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज। नेक्स्ट सेकंड क्या कह रहा है हमारा? इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड to make reasonable step to minimize the loss or damage to the insured property। इसका मतलब है कि इंश्योर्ड पर्सन की ये ड्यूटी है कि वो रीजनेबल स्टेप ले अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, अपने इंश्योर्ड प्रॉपर्टी को डैमेज होने से बचाने के लिए कुछ रीजनेबल स्टेप्स ले। ये नहीं कि आपकी दुकान पे आग लग रही है और आप खड़े होकर के देख रहे हैं भाई लगले आग लगले इंश्योरेंस है मेरे पास, नहीं, आपको कुछ रीजनेबल स्टेप लेने चाहिए अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये हमारा मिटिगेशन। तो सेकंड का हो गया ये थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, देखते हैं थर्ड क्या है हमारा? द राइट ऑफ द इंश्योरर टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ द इंश्योर्ड आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम। इंश्योरेंस के क्लेम के बाद जो डैमेज प्रॉपर्टी है वो किसकी हो जाती है? इंश्योरर की हो जाती है। राइट ऑफ द इंश्योरर टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ इंश्योर्ड, तो इंश्योरर को क्या मिल जाता है? राइट मिल जाता है कि वो इंश्योर्ड की जगह पे खड़ा हो सकता है क्लेम के सेटलमेंट के बाद। यानी कि मान लो एक गाड़ी है, एक गाड़ी का शीशा टूट फूट गया, उसका इंश्योरेंस था, आपने इंश्योरेंस क्लेम करा लिया, आपको इंश्योरेंस के पैसे मिल गए, तो जो इंश्योर्ड पर्सन है वो गाड़ी का शीशा, डैमेज जो शीशा है वो इंश्योर्ड पर्सन का नहीं होगा, वो उसको बेच के प्रॉफिट नहीं कमा सकता, वो किसका हो जाएगा? वो इंश्योरर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? वो इंश्योरर का हो जाएगा। यानी कि इंश्योरर अब उसकी जगह पे खड़ा हो जाएगा इंश्योर्ड पर्सन की सेटलमेंट ऑफ क्लेम के बाद। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है हमारा? ये है हमारा सबरोगेशन, ए वाला। हमने मैचअप्स तो कर लिए हैं, अब हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए फर्स्ट वाले का क्या जा रहा है? ये सेकंड वाला, तो यानी कि फर्स्ट का तो क्या होगा? सेकंड वाला आपको इसमें दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है, तो इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। और सेकंड का क्या दिख रहा है आपको? ए वाला पहले देख लेते हैं, ए वाला क्या कह रहा है? सेकंड का क्या है? फर्स्ट वाला। सेकंड का नहीं, सेकंड का मेरा तो थर्ड वाला आ रहा है, तो ए वाला ऑप्शन तो नहीं है आपका। तो सेकंड का डी वाले में देखते हैं क्या है? सेकंड का थर्ड वाला, हाँ मेरा क्या आ रहा है? सेकंड का ये थर्ड वाला ही आ रहा है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो गया। और उसके बाद थर्ड का क्या आ रहा है? फर्स्ट वाला। थर्ड का मेरा क्या आ रहा है? फर्स्ट वाला, तो हमारा डी ऑप्शन हो गया। यानी कि 13 का आंसर क्या आ गया? डी आ गया। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। असर्शन क्या कह रहा है देखते हैं। वन कैन डिपॉजिट और विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट वेन एवर रिक्वायर्ड। आप कभी भी पैसों को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं और उस बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो। ये असर्शन क्या है हमारा? ट्रू है।
ऐसा ही होता है कि हम बैंक अकाउंट में कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी हमें नीड होती है तो। और रीज़न क्या कह रहा है हमारा, करंट अकाउंट्स कैन बी ओपन बाय अ सैलरीड पर्सन इवन इफ ही इज़ नॉट रनिंग अ बिजनेस। करंट अकाउंट सैलरीड पर्सन भी ओपन कर सकता है अगर उसका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है, क्योंकि करंट अकाउंट कौन ओपन करता है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन करते हैं, और जिनका बिजनेस चल रहा होता है वही लोग करंट अकाउंट ओपन करते हैं, सैलरीड पर्सन नहीं ओपन करते हैं। तो रीज़न क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। ये आपका बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आपके इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं बैंक से रिलेटेड, आपको पता होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं 14 क्वेश्चन में, असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीज़न क्या है हमारा, फॉल्स है। तो ए हो गया हमारा, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, 14 का हो गया ए। 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कनिका वांट्स टू सेंड मनी टू हर मदर हु इज लिविंग इन अ डिफरेंट स्टेट। कनिका अपनी मदर को मनी सेंड करना चाहती है जो कि डिफरेंट स्टेट में रहती हैं। उनके पास ऑप्शन है कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करना चाहती है। कंसीडरिंग द अबव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कनिका हैज़। आपको इन सबको कंसीडर करते हुए बताना है कि कनिका के पास कौन सा ऑप्शन है, ए NEFT, या फिर बी RTGS, या फिर बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। NEFT और RTGS दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हैं, जिसमें मनी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करी जाती है। तो NEFT और RTGS दोनों ही ऑप्शन कनिका यूज़ कर सकती है अपनी मदर को मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, बोथ ऑफ द अबव। तो हमारा 15th का आंसर हो गया सी। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ। और MCQ वैसे तो पूरी सीरीज टर्म 1 की डली हुई है, चेकआउट करते रहिएगा, नई सीरीज आती रहेगी, तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहना। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच।